नमस्कार। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस विशाल 90 साल के सफर के बारे में। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाने में पूरे 90 साल लग गए। 1857 के उस पहले विस्फोटक सशस्त्र विद्रोह से लेकर आज़ादी के लिए लड़ी गई अंतिम नाटकीय लड़ाई तक। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया था। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे जटिल इतिहास को 5 अहम और अलग-अलग पड़ावों में बांटकर समझेंगे, ताकि हम देख सकें कि वक्त के साथ हमारी रणनीतियां और लक्ष्य कैसे बदलते गए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1857 से, जब आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की। अक्सर हमें लगता है कि 1857 का विद्रोह बस उन नई राइफल के कारतूसों की वजह से हुआ था, राइट? लेकिन सच तो ये है कि गुस्सा काफी पहले से उबल रहा था। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर हालात बदतर हो चुके थे। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीतियां, किसानों पर क्रूर लगान का बोझ और हर जगह फैला नस्लीय भेदभाव, ये सब मिलकर एक बारूद बन चुके थे। छावनियों और गांवों में गुप्त रूप से बांटे जा रहे कमल के फूल और रोटियां इस बात का साफ इशारा थे कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। और फिर चीजें कितनी तेजी से बदली, जरा सोचिए। मंगल पांडे की शहादत हुई और देखते ही देखते मेरठ से उठी बगावत की आग ने एक बड़ा रूप ले लिया। हालांकि एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य न होने के कारण ये पूरे भारत को एकजुट नहीं कर पाया, लेकिन इसका इम्पैक्ट जबरदस्त था। इस एक झटके ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। अब ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद हमारा संघर्ष दूसरे दौर में पहुंचता है, संगठित राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ से एक नया बौद्धिक जागरण शुरू होता है। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि 1885 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसे बनाने वाला एक अंग्रेज पक्षी विज्ञानी था, A.O. ह्यूम। लेकिन एक मंच पर आई ये राजनीतिक एकता बहुत तेजी से खंडित हुई। अंग्रेजों ने अपनी पुरानी बांटो और राज करो की चाल चली और 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। इसके तुरंत बाद 1906 में मुस्लिम लीग बन गई और 1907 आते आते वैचारिक मतभेदों के चलते कांग्रेस खुद 2 हिस्सों में बढ़ गई। अब ये वैचारिक मतभेद आखिर था क्या? दरअसल आंदोलन के अंदर ही 2 बिल्कुल अलग सोच पनप रही थीं। एक तरफ नरम दल था, जिनका पूरा भरोसा अर्जियों, याचिकाओं और क्रमिक सुधारों पर था, और दूसरी तरफ गरम दल। इनका रवैया एकदम साफ और आक्रामक था। विदेशी वस्तुओं की होली जलाओ, हड़ताल करो और हमें तुरंत पूर्ण स्वराज चाहिए। वे किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं थे। और यहीं से महात्मा गांधी की एंट्री के साथ शुरुआत होती है हमारे तीसरे पड़ाव की, जन आंदोलनों के युग की। इस दौर में हमारे लक्ष्य पूरी तरह से बदल गए। पहले जो डोमिनियन स्टेटस यानी अंग्रेजों के अधीन रहते हुए स्वशासन की मांग थी ना, उसे बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया कि अब हमारा एकमात्र लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, यानी ब्रिटिश राज से पूरी और मुकम्मल आज़ादी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 385। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1930 के ऐतिहासिक दांडी मार्च के दौरान इतनी ही किलोमीटर की पदयात्रा की गई थी। और सबसे कमाल की बात क्या थी? देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने किस चीज को हथियार बनाया? नमक को, हमारी रोजमर्रा की सबसे आम चीज। इस सविनय अवज्ञा ने गजब का असर दिखाया। नॉर्थ ईस्ट में 13 साल की युवा रानी गाइदनलियू से लेकर पेशावर की सीमाओं तक हर कोई ब्रिटिश कानूनों को तोड़ने के लिए सड़कों पर उतर आया। लेकिन जैसे जैसे हम आज़ादी के करीब पहुंच रहे थे, संवैधानिक बातचीत के साथ साथ समाज में दूरियां भी बढ़ने लगी थीं। ये है हमारा चौथा पड़ाव। एक तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ इस बात पर तीखी बहस छिड़ी थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। यहाँ 2 बिल्कुल अलग विजन टकरा रहे थे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में एक मजबूत केंद्र सरकार और सभी के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट यानी संयुक्त निर्वाचक मंडल की बात कही गई, लेकिन इसके ठीक उलट मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और प्रांतों को ज्यादा ताकत देने की मांग रख दी। ये तनाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। 1932 के पूना समझौते को ही देख लीजिए। जब अंग्रेजों ने दलितों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की चाल चले, तब महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक बेहद अहम समझौता हुआ।
इस समझौते ने समाज को बांटने वाले उस अलग निर्वाचक मंडल को तो खारिज कर दिया, लेकिन इसके बदले प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर सीधे 147 कर दी गईं और केंद्रीय विधायिका में भी 18% सीटें रिजर्व की गईं। और फिर आया 1940, जब द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी ने औपचारिक रूप ले लिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था। मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम दो बिल्कुल अलग-अलग राष्ट्र हैं। सोचिए, एक अलग मुस्लिम देश का जो विचार 1933 में महज एक छात्र के ख्याली पुलाव के रूप में खारिज कर दिया गया था, वो अब एक अलग संप्रभु राज्य की मजबूत वैचारिक नींव बन चुका था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आज़ादी के लिए वो अंतिम आर पार की लड़ाई। उस वक्त पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ब्रिटिश सरकार भयंकर दबाव में थी और उन्हें भारतीयों का सपोर्ट हर हाल में चाहिए था। इसलिए 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसमें युद्ध के बाद कुछ अधिकार देने का वादा था। लेकिन हमारे नेताओं ने इसे सिरे से नकार दिया। इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। अंग्रेजों के वादों पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था और इसी गुस्से ने जन्म दिया उस विशाल भारत छोड़ो आंदोलन को। 1942 में अंग्रेजों ने बड़े नेताओं को रातों रात जेल में डालकर देश के अंदर के आंदोलन को पंगु बनाने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसा दुस्साहसिक कारनामा किया जिसने इतिहास रच दिया। कलकत्ता में कड़ी नजरबंदी के बावजूद वे एक पठान का भेष बदलकर चकमा देते हुए निकल गए। पेशावर, काबुल और मॉस्को के कठिन रास्तों से होते हुए वो बर्लिन पहुंचे। उनका मकसद साफ था, भारत की सीमाओं के बाहर से फ्री इंडियन लीजन बनाना और एक जबरदस्त सशस्त्र प्रतिरोध खड़ा करना। अब इस 90 साल के सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हमारा ये संघर्ष कोई सीधी लाइन तो था नहीं, इसमें शांतिपूर्ण याचिकाएं भी थीं, सविनय अवज्ञा भी थी, सड़कों पर उतरे जनसैलाब भी थे और उग्र सशस्त्र विद्रोह भी। तो सवाल ये है कि क्या इनमें से किसी भी एक तरीके के बिना हमें आज़ादी मिल सकती थी? सच तो ये है कि इन सभी अलग-अलग बहुआयामी प्रयासों की मिली-जुली ताकत ही वो असली वजह थी जिसने आखिरकार ब्रिटिश राज की मजबूत नींव को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। हमारे इस खास विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।